वे आपके फंड और आप जो अचीव करना चाहते हैं उसको सूट करता है। पहली बात क्या है जो वे मुझसे पूछते हैं, अच्छा उस व्यक्ति को कैसे सिखाया जा रहा है, और मैं जो सिखाता हूँ उसे उनके सामने रखना होता है। इसलिए तथ्य यह है कि मुझे उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है। आप जानते हैं कि उनके लिए यह शून्य है, यह एक ज़ीरो कॉल सिचुएशन है। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने में कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता है, और फिर एक प्रॉफिटेबल व्यक्ति आता है। इसलिए उनके पास कोई नेगेटिव साइड नहीं है। उन्हें मूल रूप से यह वैलिडेट करना होता है कि सभी को क्या सिखाया जाता है। दूसरी बात जो वे पूछते हैं वह मुझे ट्रैक रिकॉर्ड दिखाने को कहते हैं। आइए उनके सभी ट्रेड्स को देखें कि वे कितना पैसा बनाते हैं। पिछले वर्ष उनका बिहेवियर कैसा था, जब यह बाज़ार में हुआ, जब वह बाज़ार में हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद उन्हें स्पष्ट रूप से देखना होगा कि 12 महीनों में आपने उन सिचुएशंस में क्या अच्छा बिहेवियर किया है, और यदि आपका बिहेवियर अच्छा है, आपने सही शिक्षा प्राप्त की है, आप पैसे कमा रहे हैं, तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और हमारे पास कई फंड्स हैं जो अब पीछे बैठते हैं और वे हर समय लोगों का इंटरव्यू करते हैं, और हमने लोगों को हेज फंड्स में भेजना शुरू कर दिया है। इसलिए हमने नवंबर में 2 ट्रेडर्स को फंड में भेजा और कुछ अब भी फंड्स में जा रहे हैं। Um, क्या आप उन मेथड्स के बारे में थोड़ा और गहराई से बता सकते हैं जो आप इंस्टीट्यूट में ट्रेडर्स को सिखाते हैं? um, हाँ बेशक, हम इस पर नज़र डाल सकते हैं। आप जानते हैं कि इसे कुछ मिनटों में करना मुश्किल है, क्योंकि पब्लिक कोर्स में आम तौर पर पूरा वीकेंड लग जाता है। लेकिन अनिवार्य रूप से यह एक मैक्रो इकोनॉमिक टॉप डाउन सिस्टमैटिक एसेट सिलेक्शन प्रोसेस है, systematic asset selection process. जिसमें नीचे से ऊपर और टेक्निकल्स और रिस्क मैनेजमेंट शामिल है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप सीख रहे होते हैं तो एक ट्रेडर के रूप में आपको यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोसेसेस और बहुत सारी चेकलिस्ट से गुजरना पड़ता है कि आप कुछ भी बेवकूफ़ी नहीं कर रहे हैं। And और बेसिकली यह क्या है, 16-17 वर्षों के अपने एक्सपीरियंस से मैंने इसे कागज़ पर और सभी बेसिक्स बातों पर लिखा है ताकि आप इसे समझ सकें। और फिर कोर्स के साथ पीडीएफ्स और एक्सेल स्प्रेडशीट्स आती हैं जहां आप बेसिक रूप से इसे खुद कर रहे हैं और बाद में खुद को सिखा रहे हैं। yourself. And teaching yourself afterwards. इसलिए मेथड्स के संदर्भ में बहुत सारे रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स जिनकी आप उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे हेज फंड मैनेजर्स द्वारा उपयोग किए जाते हैं। टॉप डाउन अप्रोच एक्चुअल में ग्लोबल लेवल पर 42,000 एसेट्स के साथ शुरू होता है और अलग अलग लेवल्स के माध्यम से नीचे जाता है, और फिर उस बिंदु पर पहुंचना जहां आपके पास 30 से 40 सिचुएशंस की वॉच लिस्ट है, और फिर आपके पास 10 से 20 सिचुएशंस का एक पोर्टफोलियो है। और फिर यह स्पष्ट रूप से रिस्क मैनेजमेंट के बारे में है कि उस पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज किया जाए। यह जानना कि बैड सिचुएशंस में क्या करना है, यह जानना कि गुड सिचुएशंस में क्या करना है, और बहुत सारे स्ट्रेस टेस्टिंग। इसलिए यह धारणा बनाना कि उदाहरण के लिए यदि बाज़ार 10% ऊपर जाता है या यदि युद्ध की घोषणा हो जाती है तो तेल की कीमत का क्या होगा यदि तेल की कीमत 25% बढ़ जाती है, और मेरे पोर्टफोलियो का क्या होगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करना। तो आप स्पष्ट रूप से एक मैक्रो टॉप डाउन स्ट्रेटजी को आधार के रूप में ले रहे हैं। आप वॉरेन बफेट द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बॉटम अप स्ट्रेटजी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण यह अब थोड़ा पुराना हो गया है? यह पुराना नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि मुख्य रूप से टॉप डाउन अप्रोच में भी यह महत्वपूर्ण है कि आप वास्तव में उस एसेट के बॉटम अप के फंडामेंटल सिद्धांतों को टिक बॉक्स और चेकलिस्ट पर टिक करें जिसे आप अपने सामने एक्सपोज करने वाले हैं। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और वहाँ कुछ महत्वपूर्ण है जिसे आपने छोड़ दिया है, तो इसमें बहुत पैसा खर्च हो सकता है। तो आप इंट्रिंसिक वैल्यू सिचुएशन को जानते हैं। इस तरह से काम करना वास्तव में एक स्प्रेडशीट में कुछ नंबर्स डालना हो सकता है, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप कोई बेवकूफ़ी नहीं कर रहे हैं। आप एक स्टॉक को शॉर्ट कर रहे हैं जो इंट्रिंसिक वैल्यू पर है। यह कभी कभी आपको बहुत पैसा खर्च करा सकता है, इसलिए आपको इन चीज़ों की जांच करनी होगी। और कुछ सवाल? Yep. आपके अनुसार 80 to 90% ट्रेडर्स द्वारा की गई सबसे बड़ी गलतियां क्या है जो पैसा नहीं कमा पाते हैं? Believing all the bullshit. बाजार में सभी बकवास पर विश्वास करना। इसलिए हम फिर से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर वापस आ गए हैं।
बहुत सारे बुरे लोग या गलत तरीके से प्रोत्साहित किए गए लोग या तो आपसे झूठ बोलेंगे या वे नहीं जानते। कुछ निश्चित सिचुएशन होती है और वे बस अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वे थोड़े बेवकूफ़ हैं। हाँ, आपको हर समय ऐसी चीज़ बताएंगे जो आप सुनना चाहते हैं। जो लोग ट्रेडिंग के बारे में सुनना चाहते हैं वह यह है कि हर कोई इसे कर सकता है, यह आसान है और आप इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करके हर महीने $10,000 कमा सकते हैं यदि आप चार्ट पर इस लाइन को फॉलो करते हैं। हाँ, यह पूरी तरह से बकवास है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले बहुत से लोग आपको ये बातें बताएंगे, लेकिन यह स्पष्ट रूप से उससे कहीं अधिक कठिन है। ट्रेडिंग सीधी हो सकती है, लेकिन आपको एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाना होगा जहां आपको लगभग थोड़ा बहुत संदेहवादी और दुनिया पर थोड़ा क्रोधित होना होगा, क्योंकि बाकी दुनिया आपका पैसा लेने के लिए है। इसलिए यदि आप थोड़े संदेहवादी और थोड़े क्रोधित हैं तो यह ट्रेडिंग शुरू करने का एक अच्छा आधार है, क्योंकि आप हर चीज़ पर सवाल उठाने जा रहे हैं। हर मेथड, हर सिस्टम, कुछ व्यक्ति या व्यक्तियों के हर उद्देश्य पर आप सवाल उठाने जा रहे हैं, और हर चीज़ जो वैसे भी जीवन में एक बहुत अच्छा आधार है, लेकिन विशेष रूप से ट्रेडिंग में। इसलिए मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग पैसा इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे शायद बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। लोगों का अनुभव कैसा होता है जब वे ट्रेडिंग शुरू करते हैं और उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं किया होता है। घर पर अपने कंप्यूटर पर बैठकर गूगल में टाइप करते हैं कि हाउ टू लर्न स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। गूगल के लेफ़्ट हैंड साइड की ओर एसईओ में सबसे पहले क्या आता है? यह सभी ब्रोकर्स हैं और उन सभी में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं। और राइट हैंड साइड की ओर आपको पेड सर्च मिलता है, जहां लोग आपके क्लिक करने के लिए भुगतान करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उस पर क्लिक करने वाले लोगों का एक निश्चित परसेंटेज उन्हें इतना पैसा कमा के देता है कि वे इस ऐड को फिर से चला सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। आप गूगल पर जाकर ट्रेडिंग करना नहीं सीख सकते, और आप जो 20 कोर्सेज, 20 फ्री सेमिनार्स में भाग लेते हैं, आप जो सीखने जा रहे हैं वह बकवास है, जिससे आपको कभी पैसा नहीं मिलेगा। और फिर हर कोई अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डालता है और पैसा ख़त्म हो जाता है, और वे आश्चर्य करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और फिर वे वहाँ 1 साल तक बैठे रहते हैं, कुछ और पैसे बचाते हैं और फिर वही काम फिर से करते हैं, और एक्चुअल में कभी भी प्रॉपर एजुकेशन प्राप्त नहीं करते हैं। इसलिए लोगों को इस तरह की बातें सिखाई जाती हैं। लोगों को वही बताया जाता है जो वे सुनना चाहते हैं, लेकिन साथ ही जिन एसेट्स के बारे में लोग आपको ट्रेड करने के लिए कहते हैं और जिस तरह से वे आपको उनका ट्रेड करने के लिए कहते हैं, वह एक्चुअल में प्रोफेशनल ट्रेडर्स के विपरीत है। Is actually the reverse of what professional traders do. तो उस कंपनी में कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति, शायद बड़ा बॉस, यह सुनिश्चित कर रहा है, यही वह है जो हर कोई हर किसी को करने के लिए कह रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंत में हमारे पास कुछ और प्रश्न होंगे। तो जब आप इंस्टीट्यूट को मैनेज कर रहे होते हैं तो आप डे टू डे क्या करते हैं? मतलब आपका रूटीन क्या होता है? मैं पहले की तुलना में थोड़ा देर से उठता हूँ, लगभग सुबह 6 से 6:30 बजे। Um, जनरली बाज़ार के लिए तैयारी करता हूँ, रात भर की खबरों को सुनिश्चित करता हूँ। रात भर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी ओवरऑल रिस्क क्या है, कम्युनिटी के ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस पर किसी भी नेगेटिव तरीके से प्रभाव तो नहीं पड़ने वाला है, यह सुनिश्चित करता हूँ। जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस कहता हूँ तो मेरा मतलब वॉलेटिलिटी से है। इसलिए ओवरऑल पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी बहुत अधिक बढ़ रही है, और हमारे पास पीछे की ओर विशेष रिस्क सिस्टम है जो निगरानी करती है और पहचानती है कि पोर्टफोलियो में रिस्क कहाँ है। इसलिए मैं यह पता लगा सकता हूँ कि क्या कोई ऐसा काम कर रहा है जो कम्युनिटी के ओवरऑल परफॉर्मेंस में बहुत अधिक या ख़राब योगदान दे रहा है। इसलिए एक्चुअल में शुरुआत करने के लिए यह कम्युनिटी के बारे में है। यही वह काम है जिसे करने में मैं प्रत्येक दिन पहला घंटा बिताता हूँ। That's what I'll spend the first hour doing each day. और क्या आपको लगता है कि अब आपका वर्क लाइफ बैलेंस किसी प्रकार के इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया है जिससे आप खुश हैं? मेरी पर्सनल लाइफ पहले की तुलना में बहुत बेहतर हो गई है। मैं अभी एशिया से 45 डेज बिताकर वापस आया हूँ। यदि आप किसी कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट बैंक या हेज फंड में काम कर रहे होते तो आप ऐसा कभी नहीं कर पाते। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आपको वर्ष में 21 दिन की छुट्टी मिलती है, और अपने खुद के पैसों से ट्रेडिंग करने और एक ऐसे कम्युनिटी को मैनेज करने की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे दूर से ही मैनेज कर सकते हैं
आपको इसे करने के लिए किसी फिजिकल लोकेशन पर रहने की आवश्यकता नहीं है। आपको यात्रा करने की स्वतंत्रता है, जैसे आप अपने खुद के पैसों से ट्रेडिंग करते हैं। इसलिए यदि आप एक्चुअल में किसी कॉरपोरेट के लिए डेस्क पर बैठकर काम नहीं कर रहे हैं, जहां आपको प्रतिदिन एक निश्चित समय के लिए अपनी सीट पर रहना होता है, भले ही आपके पास करने के लिए कुछ भी ना हो, आपको कंपनी में फेस टाइम करना होगा और 7 बजे तक वही बैठना होगा, क्योंकि आपके कलीग्स पौने 7 तक वही बैठे रहेंगे और आप उनसे पहले प्रोमोट होना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं जो कर रहा हूँ उसमें बहुत अच्छी बात यह है कि मुझे एक्चुअल में उन किसी भी बकवास से निपटना नहीं पड़ता है। बहुत बेहतर है, बहुत अधिक फ्रीडम भी है। मैं बुधवार की दोपहर को बाहर जा सकता हूँ और गोल्फ खेल सकता हूँ। मैं कल हीथ्रो जा सकता हूँ और चाहूँ तो मैं कहीं भी प्लेन से फ्लाई कर सकता हूँ और कुछ दिन की छुट्टी भी ले सकता हूँ। यह बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत बेहतर है। एक आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ, अंतरिक्ष में जाने का क्या मतलब है? आप अंतरिक्ष में क्यों जाना चाह रहे हैं? Why are you going to space? Okay. Um, ठीक है, मुझे मार्च 2011 में मेरे एक मित्र से मुझे एक टेक्स्ट मैसेज मिला जो बेसिकली पीआर में है। वह एक स्पोर्ट्स एजेंट हुआ करता था और वह डच है और वह वापस हॉलैंड चला गया। उससे 1 या 2 साल से बात नहीं हुई थी। उसने मुझे एक टेक्स्ट मैसेज भेजा जिसमें मुझसे पूछा गया था कि क्या तुम अंतरिक्ष में लिवरपूल से पहला व्यक्ति बनना चाहते हो? तो मुझे लगा कि यह काफ़ी दिलचस्प है, इसलिए मैंने उसे फ़ोन किया और हमने इस पर हंसी मजाक की। लेकिन मजाक के अलावा जब मैं कंपनी के साथ बैठा और मुझे एहसास हुआ कि यह एक्चुअल में एक बहुत ही गंभीर प्रस्ताव था और एक्चुअल में इसे करने की कीमत कम थी, क्योंकि आप एक्चुअल में प्रोजेक्ट के रिस्क को साझा कर रहे हैं, तो मैं सचमुच प्रोजेक्ट के पहले चरण में गया, जहां यह लगभग एक अवधारणा की तरह था, जहां अंतरिक्ष कंपनी ने एरोस्पेस कंपनी के साथ एक लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे जो शटल का निर्माण कर रही थी, और प्रोजेक्ट को देखा, रिस्क को देखा, लगभग 2 महीने बिताए जो एक्चुअल में एक कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था। फिर मैंने एक्चुअल में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बनाने में मदद की, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीज़ें अपने हिसाब से चाहता था। हाँ, यह इतना अर्ली स्टेज था। because I wanted things in the contract. Yeah. That's how early stage it was.